गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे ए.के. तिवारी बुक भाग 1 को, जिसका हमने 1 से लेकर 17 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है ए.के. तिवारी भाग 1 के नाम से, और ए.के. तिवारी बुक भाग 2 को मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो भी नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है ए.के. तिवारी बुक भाग 2 के नाम से। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। मैंने देखा है बहुत से लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एक जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। तो चलिए आज के चैप्टर में हमें पढ़ेंगे चैप्टर 18 है, जिसका नाम है सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस के बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं सामाजिक प्रक्रिया होती क्या है। समाज में व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत है, जिनकी पूर्ति के लिए वह दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आता है तथा समाज के नियमों के अनुसार उनसे व्यवहार करता है। समाजशास्त्रीय शब्दावली में इसे सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। अंतःक्रिया में दो व्यक्ति या समूह आपस में क्रिया करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो समाज विभिन्न परिस्थितियों में बटा है, अतः अंतःक्रिया दो परिस्थितियों के बीच होने वाली क्रिया है। समाज का आधार यही अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया किसी न किसी प्रकार के संबंधों को जन्म देती है। अंतःक्रिया का आधार हमेशा मधुर संबंध नहीं होता, बल्कि ईर्ष्या घृणा भी हो सकती है। उदाहरणार्थ, दो व्यक्ति या दो देशों के बीच संघर्ष सामाजिक अंतःक्रिया ही है। अंतःक्रिया का निरंतर रूप से ही होना सामाजिक प्रक्रिया कहलाता है। जब अंतःक्रिया होती है, निरंतर तरीके से होती रहती है, तो क्या कहलाता है? सामाजिक प्रक्रिया। अतः क्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही हम सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। जैसा कि गिलिन और गिलिन ने अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी लिखते हैं, सामाजिक प्रक्रिया से हमारा तात्पर्य अंतःक्रिया करने के वे तरीके हैं जिन्हें हम व्यक्तियों एवं समूहों के बीच संबंधों के समय देखते हैं, अथवा जब प्रचलित जीवन विधियों के परिवर्तन में व्यवधान पहुंचाते हैं। बीसेस ने क्या कहा है सामाजिक प्रक्रिया के बारे में? इनकी पुस्तक है मॉडर्न सोसाइटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, के शब्दों में अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप ही सामाजिक प्रक्रिया कहलाते हैं। लुंडबर्ग तथा अन्य ने लिखा है कि प्रक्रिया अर्थ एक अपेक्षाकृत विशिष्ट तथा पूर्व अनुमानित परिणामों की ओर ले जाने वाली संबंधित घटनाओं के अनुक्रम से है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार एक प्रक्रिया का अर्थ परिस्थिति से पहले से ही मौजूद शक्तियों की क्रियाशीलता के माध्यम से एक निश्चित तरीकों से होने वाले निरंतर परिवर्तन से है। इस प्रकार सामाजिक प्रक्रिया मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का आधार है या व्यक्ति से गहरे रूप से जुड़ी हुई होती है। गिलिन और गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए हैं। एक है सामान्य सामाजिक प्रक्रिया, दूसरी है सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और तीसरी है असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। सामान्य सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है? जनरल सोशल प्रोसेस। सामान्य सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत सामाजिक अंतःक्रिया आती है। अंतःक्रिया के बिना कोई समूह अथवा सामाजिक जीवन संभव नहीं है। व्यवहार प्रणालियों अंतःक्रिया से विकसित होती है। अंतःक्रिया सामाजिक संबंधों की मूल आवश्यकता है। समाज अंतःक्रिया पर आधारित है। ग्रीन के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया वे पारस्परिक प्रभाव हैं जो कि व्यक्ति एवं समूह अपनी समस्याओं को हल करने एवं अपने लक्ष्यों की पूर्ति के प्रयत्न में एक दूसरे पर डालते हैं। एल्ड्रिच तथा मेरिल कल्चर एंड सोसाइटी में लिखते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों में अर्थपूर्ण संपर्क स्थापित होता है, जिसके फलस्वरूप उनका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, चाहे वह कितना ही कम क्यों ना हो। तो ग्रीन की डिफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन है डॉसन व गेटिस, इनकी पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी। इनके शब्दों में कहा गया सामाजिक अंतःक्रिया एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे के मस्तिष्क में प्रविष्ट करते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है। पार्क और बर्गेस, इनकी पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोसाइटी। ये पुस्तक आई थी 1921 में।
इनके शब्दों में कहा गया सामाजिक अंतःक्रिया द्विपक्षीय है। व्यक्तियों का व्यक्तियों पर प्रभाव, समूहों का समूहों पर प्रभाव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। इस प्रकार सामाजिक अंतःक्रिया संपूर्ण सामाजिक संबंधों का निर्देश करती है, जिसमें व्यक्तियों के बीच पारस्परिक उत्तेजना एवं अनुक्रिया होती है। सामाजिक अंतःक्रिया अंतः उत्तेजना एवं पारस्परिक अंतःक्रिया के माध्यम से मनुष्यों द्वारा एक दूसरे पर डाला गया पारस्परिक प्रभाव है। इस प्रकार सामाजिक अंतःक्रिया को 3 स्तरों पर चलती है। एक है व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, दूसरा है व्यक्ति और समूह के बीच, तीसरा है समूह और समूह के बीच। यह अंतःक्रिया सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उसकी यह प्रारंभिक स्थिति है। सामाजिक अंतःक्रिया में 2 तत्व सम्मिलित होते हैं। एक है उत्तेजना मतलब स्टिमुली और दूसरा है अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स। सामाजिक अंतःक्रिया के 2 आधारभूत तत्व हैं, जिनकी अनुपस्थिति में सामाजिक अंतःक्रिया का होना असंभव है। ये है सामाजिक संपर्क सोशल कॉन्टैक्ट, और दूसरा है संचार मतलब कम्युनिकेशन। सामाजिक संपर्क शारीरिक अथवा भौतिक संपर्क से भिन्न है। सामाजिक संपर्क रेडियो, पत्रों, टेलीफोन एवं संचार के अन्य साधनों द्वारा ऐसे व्यक्तियों के बीच भी स्थापित किया जा सकता है जो एक दूसरे से हजारों मील की दूरी पर रहते हैं। निसंदेह भौतिक संपर्क सामाजिक संपर्क का दृढ़ बनाते हैं। गिलिन और गिलिन के अनुसार सामाजिक संपर्क सामाजिक अंतःक्रिया की प्रथम अवस्था है। सामाजिक संपर्क किसी ज्ञानेंद्रिय द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं। कोई वस्तु ज्ञानेंद्रिय द्वारा उसी स्थिति में अनुभव की जा सकती है जब वह वस्तु उस ज्ञानेंद्रिय में संपर्क स्थापित करती है। संवेदन शक्ति ही व्यक्ति को सामाजिक संपर्क की प्रेरणा देती है। इसी के द्वारा ही संचार की प्रक्रिया प्रभावशाली बनती है। यदि ज्ञानेंद्रियां सक्षम या बेकार होंगी तो संचार का कोई अर्थ नहीं होगा। वास्तव में संवेदनशीलता अंतःक्रिया का आधार है। मानव अंतःक्रिया अनिवार्यता संचारशील अंतःक्रिया होती है। सामाजिक संपर्क 2 प्रकार का हो सकता है। एक है प्रत्यक्ष संपर्क मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट, और दूसरा है अप्रत्यक्ष संपर्क इनडायरेक्ट कांटेक्ट। प्रत्यक्ष संपर्क में अंतःक्रिया करने वाले व्यक्ति या समूह एक दूसरे के शारीरिक संपर्क में रहते हैं, जैसे 2 व्यक्ति अभिवादन करते समय या उसके बाद वार्तालाप करते समय। किंतु अप्रत्यक्ष संपर्क में उनका आमने सामने का रहना आवश्यक नहीं है। वे पत्रों, टेलीफोन या अन्य साधनों द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। यद्यपि प्रत्यक्ष संपर्क अंतःक्रिया की आवश्यक शर्त नहीं है, किंतु फिर भी यह अंतःक्रिया के सरलीकरण में अधिक सहायक है। 2 व्यक्ति जो आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं, वे शिष्टाचार, परिपाटी या अन्य आचार विचारों का पालन करते हैं, अपेक्षाकृत उनके जो पत्र व्यवहार द्वारा अंतःक्रिया कर रहे हैं। संपर्क भी द्विपक्षीय होता है। जिन व्यक्तियों में संपर्क हो रहा है वे एक दूसरे के संपर्क के प्रति जागरूक होने चाहिए। अतः आप अपना हाथ महात्मा गांधी के स्मारक स्टेटस से भी मिला सकते हैं, किंतु आप में व महात्मा गांधी में इसे संपर्क नहीं कहा जा सकता है। संपर्क तभी माना जाएगा जबकि दोनों व्यक्ति समूह इस संपर्क के प्रति जागरूक हो। अतः संपर्क के लिए इंद्रिय बोध आवश्यक है। केवल शारीरिक संपर्क ही अंतःक्रिया के लिए पर्याप्त नहीं, बल्कि डेविस के शब्दों में प्रतीकात्मक या अर्थपूर्ण संपर्क होना अत्यंत आवश्यक है। गिलिन ने 2 प्रकार के संपर्कों की चर्चा की। एक है सकारात्मक संपर्क और दूसरा है नकारात्मक संपर्क। आपने सकारात्मक संपर्क उसे कहा जो सहयोगी क्रिया से जन्म देता है, जैसे समझौता, सहयोग, समीकरण। ये क्या है? सकारात्मक। उदाहरण के लिए यदि आप अपने अध्यापक से समाजशास्त्र पढ़ने के लिए संपर्क करते हैं तो यह सकारात्मक संपर्क होगा। इसके विपरीत नकारात्मक संपर्क असहयोगी अंतःक्रिया को जन्म देता है, जैसे संघर्ष, प्रतिस्पर्धा आदि। गिलिन के विचार में नकारात्मक संपर्क संभावित अंतःक्रिया को नष्ट भी कर देता है। गिलिन ने संपर्क की प्रकृति के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा है, जो निम्न है। पहला है प्राथमिक संपर्क प्राइमरी कांटेक्ट, दूसरा है द्वितीय संपर्क सेकेंडरी कांटेक्ट। प्राथमिक संपर्क के अंतर्गत अंतःक्रिया करने वाले व्यक्ति परस्पर शारीरिक रूप से समीप होते हैं, एक दूसरे की शारीरिक चेष्टाओं को देखते रहते हैं, जैसे अध्यापक द्वारा कक्षा में छात्रों के सम्मुख भाषण देना। इसे प्रत्यक्ष संपर्क भी कहते हैं। द्वितीय संपर्क
उसे कहते हैं जो किसी माध्यम द्वारा हो। यह माध्यम कोई व्यक्ति भी हो सकता है या कोई यंत्र भी। गिलिन व गिलिन ने द्वितीयक संपर्क को भी दो भागों में विभाजित किया है। एक है प्रत्यक्ष द्वितीयक संपर्क मतलब डायरेक्ट सेकेंडरी कॉन्टैक्ट, दूसरा है अप्रत्यक्ष द्वितीयक संपर्क मतलब इनडायरेक्ट सेकेंडरी कॉन्टैक्ट। प्रत्यक्ष द्वितीयक संपर्क के अंतर्गत संपर्क करने वाले व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं, हालांकि वे शारीरिक रूप से एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे टेलीफोन द्वारा संपर्क करना। टेलीफोन वार्ता में दो व्यक्ति शारीरिक रूप से यद्यपि अलग अलग होते हैं, किंतु वे एक दूसरे की आवाज़ों को सुन सकते हैं। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष द्वितीयक संपर्क के अंतर्गत जिन व्यक्तियों में संपर्क होता है वे शारीरिक रूप से तो दूर रहते ही हैं, साथ ही उनमें इंद्रियों द्वारा भी संबंध नहीं रहता, बल्कि ये किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था के माध्यम से संपर्क बनाते हैं। मान लीजिए आपके लिखे रेडियो नाटक की प्रशंसा को श्रोता आकाशवाणी को लिखता है और फिर आकाशवाणी अधिकारी आपको इस प्रशंसा के बारे में सूचित करते हैं। आपका संबंध आपके प्रशंसक से सीधा नहीं अपितु आकाशवाणी के द्वारा हुआ है, अतः आपके प्रशंसक के बीच अप्रत्यक्ष द्वितीयक संपर्क होगा। संचार मतलब कम्युनिकेशन अंतःक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। संचार का अर्थ है अपनी बातों, अपने विचारों, भावनाओं, उद्देश्यों, विश्वासों आदि को दूसरों तक पहुंचाना। मानव समाज में प्रतीकात्मक संचार होता है। गिलिन व गिलिन संचार को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक है पूर्ण संचार और दूसरा है अपूर्ण संचार, परफेक्ट कम्युनिकेशन और इम्परफेक्ट कम्युनिकेशन। पूर्ण संचार तब होता है जब अंतःक्रिया करने वाले व्यक्ति जो कुछ कहना चाहते हैं वह उसी अर्थ में समझ लिया जाए जिस अर्थ में वे कहना चाहते हैं। जब अंतःक्रिया करने वाले व्यक्ति परस्पर अपनी बातों को नहीं समझ पाए तो वो अपूर्ण संचार होता है। संचार स्थिति सापेक्ष होती है, अर्थात व्यक्ति स्थिति में संचार विभिन्न प्रकार का हो सकता है। एक ही क्रिया का भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ हो सकता है। यदि आप एक व्यक्ति के सामने मुस्कुराते हुए देखते हैं तो आप उसके अनेक अर्थ लगा सकते हैं। मुस्कुराहट अभिवादन के लिए भी हो सकता है, व्यंग के रूप में भी हो सकता है, अपमान के लिए भी हो सकती है और किसी कौतूहल के कारण भी हो सकती है। किसी अंतःक्रिया करने वाले व्यक्तियों में परस्पर जागरूकता आवश्यक है। अनेक बार उनमें एक दूसरे के परिस्थिति के प्रति पूर्ण ज्ञान नहीं होता, अतः अंतःक्रिया वांछित दिशा में नहीं हो पाती। ग्लेनर स्ट्रॉस ने जागरूकता के 4 रूप बतलाए हैं जो निम्नलिखित है। जागरूकता का खुला संदर्भ ओपन अवेयरनेस कॉन्टेक्स्ट। इसके अंतर्गत अंतःक्रिया करने वाले व्यक्ति एक दूसरे की परिस्थिति को पूरा ज्ञान रखते हैं, दूसरे लोग भी उनकी सही परिस्थिति से परिचित होते हैं। उदाहरण के लिए अध्यापक यह जानता है कि कक्षा में आने वाले सभी लड़के उसके विद्यार्थी हैं, लड़के भी जानते हैं ये उनके अध्यापक हैं, दूसरे लोग भी उन्हें अध्यापक व विद्यार्थी ही समझते हैं। जागरूकता का गुप्त संदर्भ क्लोज अवेयरनेस कॉन्टेक्स्ट। इसके अंतर्गत अंतःक्रिया करने वाले दो व्यक्तियों में से एक या तो दूसरे का सही रूप में नहीं पहचानता है अथवा दूसरे की वास्तविक परिस्थिति के बारे में अनभिज्ञ होता है। उदाहरणार्थ एक मंत्री का पीए विदेशी जासूस है और मंत्री जी को इसका पता नहीं है। जागरूकता का संदेहास्पद संदर्भ सस्पिशियस अवेयरनेस कॉन्टेक्स्ट। इसके अंतर्गत पहले जागरूकता का गुप्त संदर्भ होना आवश्यक है। गुप्त संदर्भ के विषय में संदर्भ होना ही जागरूकता का संदेहास्पद संदर्भ कहलाता है। जैसे मंत्री जी को यह संदेश हो जाए कि उनका पीए जासूस है। जागरूकता का नाटकीय संदर्भ मतलब प्रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवेयरनेस। इसके लिए पहले संदेहास्पद संदर्भ का होना आवश्यक है। यह जानकारी होते हुए भी नाटकीय ढंग से उसे आभास नहीं होने दिया जाता कि उसकी वास्तविक स्थिति जाना जा चुका है, नाटकीय संदर्भ कहलाता है। ब्लूमर ने प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की चर्चा करते हुए इस बात पर बल दिया कि सामाजिक अंतःक्रिया में एक व्यक्ति के प्रतीकों का अर्थ लगाकर दूसरा व्यक्ति अपना क्रिया करता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया में G.H. मील ने 2 तत्वों को सम्मिलित किया है, एक है व्याख्या, दूसरा है परिभाषा। व्याख्या का अर्थ प्रतीकों का अर्थ लगाने से है। जैसे आप अचानक किसी मित्र को देखकर अपना हाथ दिखा देते हैं तो यह एकाएक रुक जाना है।
यहाँ हाथ दिखाने का अर्थ रुक जाता है। अतः दैनिक जीवन में हम अनेक प्रतीकों का अर्थ लगाते हैं, जिनमें भाषा भी महत्वपूर्ण प्रतीक है। दूसरे तत्व में स्थिति की परिभाषा की जाती है, जिसमें अंतःक्रिया करने वाले व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे की अपेक्षाएं सम्मिलित हैं। जैसे कक्षा में अध्यापक व छात्रों की एक परिभाषित स्थिति है, उनकी परस्पर अपेक्षाएं भी निश्चित हैं। सामाजिक पृथकता मतलब सोशल आइसोलेशन। सामाजिक संपर्क और संचार को समझने के लिए पृथकता का महत्व समझना आवश्यक है, क्योंकि पृथकता समाज से अलग कर उसे सामाजिक अंतःक्रिया से वंचित कर देती है। किंग्सले डेविस 3 प्रकार की सामाजिक पृथकता बताते हैं। कौन कौन सी है? एक है पूर्ण पृथकता मतलब टोटल आइसोलेशन। पूर्ण पृथकता का अर्थ एक ऐसी स्थिति से जिसमें किसी व्यक्ति को समाज से बिल्कुल अलग रखा जाए। यह स्थिति व्यवहार में प्रायः असंभव है, क्योंकि व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता। दूसरा है उद्देश्यपूर्ण पृथकता मतलब पर्पजिव आइसोलेशन। जब हम किसी व्यक्ति को जानबूझकर काफ़ी समय के लिए समाज से पृथक कर दे तो उसे हम उद्देश्यपूर्ण पृथकता कहते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति को जेल की एकांत कोठरी में बंद कर दे, अथवा कोई व्यक्ति जंगल में जाकर चरवाहे का व्यवसाय अपना ले या स्वेच्छा से संन्यास ले ले, तो उद्देश्यपूर्ण पृथकता के उदाहरण हैं। उद्देश्यपूर्ण पृथकता पूर्ण पृथकता से भिन्न है, क्योंकि इसमें संपर्क के अवसर रहते हैं। यथा एक कैदी अन्य कैदियों से अंतःक्रिया कर सकता है, वह पुस्तकों के माध्यम से या अखबार के माध्यम से अपने बाह्य जगत को संपर्क रख सकता है। आंशिक पृथकता मतलब पार्शियल आइसोलेशन। आंशिक पृथकता से तात्पर्य किसी व्यक्ति का किसी समूह विशेष अथवा किसी स्थान विशेष से संपर्क समाप्त हो जाना है। व्यक्ति अपने समूह से ही अलग होता है, लेकिन अन्य समूह से यह अंतःक्रिया करता है। उदाहरण के लिए किसी अपराधी को गांव से निकाल देने पर वह गांव के समूह से अंतःक्रिया नहीं कर पाता। आंशिक पृथकता के अंतर्गत धार्मिक समूह से अलग करना, जनजाति से निकाल देना तथा सामाजिक नियमों से पर्दा प्रथा के अनुसार जो संबंधियों के एक दूसरे से बातचीत ना करना भी सम्मिलित है। लज्जा साइनेस आंशिक पृथकता का उदाहरण है। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस। सामाजिक अंतःक्रिया ना तो पूर्णतः सहयोगी होती है, ना ही पूर्णतः असहयोगी, बल्कि विभिन्न परिस्थितियों में और विभिन्न प्रेरणाओं के अनुसार उनकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। एक विशेष प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया किसी समय अपने से विपरीत विशेषताओं वाली प्रक्रिया का रूप ले लेती है। उदाहरण के लिए संघर्ष की प्रक्रिया सहयोग में बदल सकती है। प्रतिस्पर्धा का परिणाम समायोजन हो सकता है। इसका अर्थ है कि हम किसी भी सामाजिक प्रक्रिया को एक दूसरे की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण नहीं कह सकते, बल्कि सभी प्रक्रियाएं किसी न किसी रूप में एक दूसरे की पूरक हैं। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया समाज के सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधने में आधारभूत होती है, इसलिए इन्हें एकीकरण की प्रक्रिया मतलब इंटीग्रेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है। इन प्रक्रियाओं में सहयोग, समायोजन, सात्मीकरण, एकीकरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ेंगे सहयोग कॉपरेशन के बारे में। यह मानव समाज की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बिना सहयोग के समाज एक क्षण भी नहीं चल सकता है। सहयोग समाज के समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यह सहयोग ही है जो व्यक्तियों को एक साथ मिलकर काम करने, समाज को संगठित बनाने में सहयोग देता है। आजकल तो सहयोग न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलते हैं। प्रोफेसर गिन ने लिखा है, सहयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य को करने या किसी समान इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला निरंतर सामूहिक प्रयत्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। प्रोफेसर ग्रीन अपनी परिभाषा में 3 विशेषताओं को उल्लेख करते हैं। पहला है सहयोग में निरंतरता का गुण है। दूसरा है सहयोग सामूहिकता का होना आवश्यक होता है। तीसरा है समान लक्ष्य का होना। ये किसकी विशेषताएं हैं? सहयोग की। प्रोफेसर किंग्स डेविस के अनुसार एक सहयोगी समूह वह है जो एक ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है जिसको सभी चाहते हैं। सदरलैंड वुलवर्थ के अनुसार किसी समान लक्ष्य के लिए विभिन्न व्यक्तियों या समूहों का परस्पर मिलकर कार्य करना ही सहयोग है। लुंडबर्ग तथा अन्य के अनुसार सहयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या समूहों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए इस प्रकार साथ साथ कार्य करने को व्यक्त करता है जहां एक व्यक्ति या समूह द्वारा लक्ष्य प्राप्ति दूसरे लक्ष्यों की प्राप्ति सहायक हो।
फेयरचाइल्ड ने लिखा है कि सहयोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह कम या अधिक संगठित रूप से समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने प्रयत्नों को संयुक्त करते हैं। मेरिल तथा एरिस सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूप को सहयोग कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक समान लक्ष्य की पूर्ति के लिए साथ साथ कार्य करते हैं। इस प्रकार सहयोग को सामाजिक अंतःक्रिया का वह स्वरूप कहा जा सकता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साथ साथ कार्य करते हैं और इस चेतना से प्रभावित रहते हैं कि वास्तव में वे सब एक हैं। यही स्थिति उनमें ऐच्छिक भावना, पारस्परिक सहायता, एकता व परिश्रम की भावना उत्पन्न करती है, जो सहयोग की आधारभूत विशेषता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों का होना, एक समान उद्देश्य का होना, हम की भावना का पाया जाना, सहयोग करने वालों को एक दूसरे के प्रति जागरूक होना, चेतन प्रक्रिया, पारस्परिक सहायता एवं साथ साथ मिलकर काम करने की भावना का पाया जाना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर संगठित प्रयत्न करना। सहयोग के स्वरूप, फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन। मैकाइवर और पेज ने सहयोग के दो स्वरूप बताते हैं। एक है प्रत्यक्ष सहयोग, डायरेक्ट कोऑपरेशन। यह तब होता है जब उनके व्यक्ति समूह आमने सामने फेस टू फेस संबंधों द्वारा संगठित होकर कोई कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए खेल के मैदान में एक टीम के खिलाड़ियों द्वारा एक दूसरे को दिया जाने वाला सहयोग, चुनाव में किसी प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए कुछ लोगों द्वारा मिलकर प्रचार करना प्रत्यक्ष सहयोग है। प्रत्यक्ष सहयोग के लिए संबंधित व्यक्तियों में समान उद्देश्य और समान कार्य की स्थिति का होना बहुत आवश्यक है। अप्रत्यक्ष सहयोग मतलब इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। सहयोग का रूप अप्रत्यक्ष तब होता है जब सहयोग करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य तो समान होता है, लेकिन इस उद्देश्य को वे समान कार्यों द्वारा पूरा करते हैं। श्रम विभाजन अप्रत्यक्ष सहयोग का सर्वोत्तम उदाहरण है। वर्तमान जटिल समाज में द्वितीय संबंधों की अधिकता और विशेषीकरण की प्रधानता के कारण अप्रत्यक्ष सहयोग का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ऑगबर्न और निकोफ ने सहयोग के 3 स्वरूपों का उल्लेख किया है। समान सहयोग, जनरल कोऑपरेशन। कुछ व्यक्ति मिलकर जब समान कार्य करने का प्रयत्न करते हैं तब ऐसे सहयोग को सामान्य सहयोग कहा जा सकता है। इस सहयोग में व्यक्तियों की मनोवृत्तियां सामान्य होती है। उदाहरण के लिए सांस्कृतिक उत्सवों के समय पाया जाने वाला सहयोग समान सहयोग ही है। मित्रवत सहयोग, फ्रेंडली कोऑपरेशन। जब हम सामूहिक आनंद और सुख प्राप्ति के लिए एक दूसरे को सहयोग देते हैं तो ऐसे सहयोग को मित्रवत सहयोग कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्त्री पुरुषों द्वारा एक साथ नृत्य करना, साथ साथ गीत गाना, भ्रमण के लिए जाना आदि मित्रवत सहयोग है। सहयोग के इस स्वरूप में सामूहिकता का तत्व होने के साथ ही व्यक्तिगत स्वार्थ का भी अंश आवश्यक रूप से पाया जाता है। सहायता मूलक विभेदीकृत सहयोग, हेल्पिंग डिफरेंशियल कोऑपरेशन। सहयोग के इस रूप में पारस्परिक सहायता का तत्व अवश्य पाया जाता है जब व्यक्ति बाढ़ पीड़ितों अथवा अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कार्य करता है, तब उनके द्वारा दिए जाने वाले सहयोग सहायता मूलक सहयोग कहा जाता है। इसी प्रकार श्रमदान में लगे व्यक्तियों का अथवा सहायता कोष के लिए नाटक खेलने वाले व्यक्तियों का सहयोग भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्रोफेसर ग्रीन ने 3 प्रकार के सहयोग बताए। एक प्राथमिक सहयोग, प्राइमरी कोऑपरेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्राथमिक सहयोग का संबंध प्राथमिक समूहों द्वारा दिए जाने वाले सहयोग से है। परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली में पाया जाने वाला सहयोग प्राथमिक सहयोग का उदाहरण है। अशिक्षित, आदिम, ग्रामीण तथा स्थान परिवर्तन करने वाले समूहों में भी इस प्रकार के सहयोग की प्रधानता पाई जाती है। द्वितीय सहयोग क्या होता है? सेकेंडरी कोऑपरेशन। द्वितीय सहयोग आधुनिक जटिल समाजों की महत्वपूर्ण विशेषता है। यह सहयोग अत्यधिक दिखावटी और विशेषीकृत होता है। इसमें व्यक्ति समूह के कल्याण का ध्यान नहीं रखता जितना अपने हितों को पूरा करने का। व्यक्ति दूसरे का केवल इतना ही सहयोग देता है जितने से अपने हितों को पूरा करने में सहायता मिल सके। आधुनिक कारखानों में मालिकों और श्रमिकों के बीच पाया जाने वाला सहयोग, श्रम विभाजन से संबंधित सहयोग, राजनीतिक क्षेत्रों में पाया जाने वाला सहयोग द्वितीयक ही है, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी व्यक्ति अपने अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का सहयोग प्रदान करते हैं। तृतीय सहयोग क्या होता है? टर्सरी कोऑपरेशन। जब समाज में विभिन्न समूहों
एक दूसरे से समायोजन एकोमोडेशन करने के लिए सहयोग करते हैं, तब ऐसे सहयोग को तृतीयक सहयोग कहा जाता है। यह सहयोग पूर्णतः अवसरवादी होता है। इसकी प्रकृति बहुत से ढीली अस्थिर पाई जाती है। ऐसा सहयोग इसलिए स्थापित किया जाता है कि व्यक्ति या समूह जानते हैं कि सहयोग के अभाव में उनमें से किसी का अस्तित्व सुरक्षित नहीं है। हजलर ने सहयोग को ऐच्छिक सहयोग, वॉलेंटरी कॉपरेशन तथा असंगठित सहयोग, ऑर्गेनाइज्ड कॉपरेशन में विभाजित किया है। निस्बेट रॉबर्ट निस्बेट सहयोग को 4 स्वरूपों स्वतः स्फूर्त, परंपरागत, निर्देशित मतलब ऑटोमेटिक, ट्रेडिशनल और डायरेक्शनल, संविदात्मक, कॉन्ट्रेक्चुअल का उल्लेख करते हैं। रॉबर्ट पाल प्रतिस्पर्धात्मक सहयोग, कॉम्पिटिशनल कॉपरेशन की बात करते हैं। अब हम जानेंगे सहयोग का महत्व एवं कार्य। सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के लिए होता है। सहयोग सामूहिकता का आधार होती है और सामाजिक एकता सहयोग पर ही निर्भर है। एकमोडेशन मतलब व्यवस्थापन। समायोजन क्या होता है ये जाने। समायोजन एक सामूहिक एक सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। समायोजन समाज में व्यक्ति या समूह को जोड़ने वाली प्रक्रिया है। यह संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने का प्रथम चरण है। जब भी दो विरोधी पक्ष प्रतिस्पर्धात्मक या संघर्ष करके सहयोग करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम वे एक दूसरे को समायोजन स्थापित करते हैं। व्यक्ति या समूह की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है। वे संघर्ष को पसंद नहीं करते या हमेशा संघर्ष या प्रतियोगिता नहीं कर सकते। इसी संघर्ष की स्थिति को टालने के लिए समझौता किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। समायोजन एक बार स्थापित हो जाने का मतलब है यह कभी नहीं होता कि समायोजन करने वाले आगे कभी संघर्ष नहीं करेंगे और वे हमेशा सहयोग की ओर बढ़ेंगे। समायोजन में संघर्ष के बीज अवश्य मौजूद होते हैं। इस प्रकार समायोजन द्वारा संघर्ष को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। जोन्स लिखते हैं, एक अर्थ में समायोजन असहमत रहने के लिए समझौता कहा जा सकता है। समनर समायोजन को विरोधपूर्ण सहयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है के नाम से संबोधित करते हैं। किंतु समायोजन का उद्देश्य नकारात्मक ही नहीं होता, वरन इस बात का भी सूचक होता है कि संघर्षकारी समूह अब शांति से रहना चाहते हैं। इसमें दोनों पक्षों में लेन देन होता है। प्रत्येक पक्ष अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। प्रजाति एवं धार्मिक संघर्षों को कम करने या समाप्त करने की दृष्टि से भी समायोजन महत्वपूर्ण है। प्रजातंत्र में भी कई विरोधी दल कभी कभी साझी सरकार बनाते हैं जो समायोजन का ही उदाहरण है। मैकाइवर और पेज के अनुसार समायोजन शब्द विशेषकर उस प्रक्रिया को अभिव्यक्त करता है जिसके द्वारा मानव अपने पर्यावरण के साथ संतुलन स्थापित करता है। ड्यूटर और हार्ट ने लिखा, एक प्रक्रिया के रूप में समायोजन प्रयत्नों का वानुक्रम है जिसके द्वारा मनुष्य परिवर्तित अवस्थाओं द्वारा आवश्यक बनाई गई आदतों एवं मनोवृत्तियों का निर्माण करके जीवन की परिवर्तित अवस्थाओं में एकता स्थापित करता है। ऑगबर्न एवं न्यूकॉफ के शब्दों में समायोजन वह शब्द है जिसका प्रयोग समाजशास्त्री आक्रामक व्यक्तियों का समूह द्वारा किए जाने वाले सामंजस्य के लिए करते हैं। बोगार्स ने लिखा है, समायोजन मिथ्यापूर्ण आदान प्रदान की प्रक्रिया है जिसमें सहिष्णुता, पंच निर्णय एवं समझौते द्वारा चेतन रूप से सामंजस्य किया जाता है। टीचर के अनुसार समायोजन सामाजिक प्रक्रिया के उस स्वरूप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति समूह संघर्ष को रोकने, कम करने या समाप्त करने के लिए अंतःक्रिया करते हैं। इस प्रकार समायोजन संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने का प्रयत्न है। इसमें संघर्षरत व्यक्ति या समूह एक दूसरे के प्रति अपने विचारों व दृष्टिकोणों में परिवर्तन लाते हैं और परस्पर सहयोग करने लगते हैं। व्यवस्थापन एक प्रक्रिया और अवस्था दोनों है। समायोजन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और अवस्था मतलब कंडीशन दोनों होती है। एक प्रक्रिया के रूप में व्यक्ति या समूह परस्पर सामंजस्य स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं। उदाहरण के लिए एक नवविवाहित वधू ससुराल में पहुंचकर वहां के वातावरण में धीरे धीरे सामंजस्य करती है। इसी प्रकार गांव में आकर नगर में पढ़ने वाले छात्र भी नगरीय वातावरण के साथ अपना सामंजस्य करके समायोजन करते हैं। समायोजन एक अवस्था भी है। अवस्था के रूप में समायोजन में एक व्यक्ति या समूह को समाज में भी स्थिति प्रदान कर दी जाती है और उसे स्वीकार कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए हिंदू जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति एवं व्यक्ति की एक निश्चित स्थिति है जिसे जाति एवं व्यक्ति स्वीकार करते हैं तथा उसी के अनुरूप आचरण करते हैं। गिलिन के अनुसार समायोजन दो प्रकार के होते हैं। एक है समन्वित समायोजन मतलब कोऑर्डिनेट एकोमोडेशन।
यदि दो समान हैसियत वाले व्यक्तियों के बीच संघर्ष या प्रतियोगिता होती है और यदि उसे समाप्त करने के लिए कोई एक स्थिति बनती है तो उसे समन्वित समायोजन कहा जाएगा। दूसरा है उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन, सुपर ऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट एकोमोडेशन। यदि दो असमान सियत वाले व्यक्तियों के बीच संघर्ष या प्रतियोगिता की स्थिति बनती है और ऐसी स्थिति में कोई समझौता होता है तो उसे उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन कहते हैं, जैसे हड़ताल के परिणामस्वरूप मजदूरों एवं मिल मालिकों के बीच समझौता। समायोजन की प्रकृति और विशेषताएं। अधिकांशतः अचेतन प्रक्रिया होती है, निरंतरता होती है, स्वाभाविकता होती है, प्रेम या घृणा का मिश्रण होती है। कौन? समायोजन। संघर्ष का परिणाम होती है। समायोजन करने के तरीके एवं पद्धतियाँ। गिलिन और गिलिन ने समायोजन की निम्न पद्धतियों का उल्लेख किया है। शक्ति और बल का प्रयोग, कोअर्सन, समझौता, कॉम्प्रोमाइज, सहिष्णुता, टोलरेशन, मत परिवर्तन, कन्वर्सेशन, चेंज, निर्मलीकरण, शोधन, सब्लिमेशन, विवेकीकरण, रेशनलाइजेशन। फिर क्या है? पंच निर्णय, मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन। लेस्ली वाइट व्यवस्थापन के 5 प्रकार बताते हैं: विराम संधि, समझौता, मध्यस्थता, सर्वोपरि व्यवस्था और बर्दाश्त। नेक्स्ट है आत्मसात और सात्मीकरण, एसिमिलेशन। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी प्रजातीय संबंध अनुसंधान के संदर्भ में रॉबर्ट पार्क द्वारा किया गया था, जो कि अमेरिका में विभिन्न प्रकृति के लोग आकर बस गए। वहाँ के समाजशास्त्रियों द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया कि विभिन्न प्रजातीय समूह के लोग किस प्रकार अमेरिकी समाज व संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। अपने अध्ययनों के आधार पर रॉबर्ट पार्क ने बताया कि आत्मसातकरण की प्रक्रिया 4 चरणों से गुजरती है, जिसे उन्होंने प्रजातीय संबंधों का चक्र मतलब रेस रिलेशन साइकिल कहा। संपर्क, कांटेक्ट, प्रतियोगिता, कंपटीशन, समायोजन, एकोमोडेशन, आत्मसात, एसिमिलेशन। एक लंबे समय तक आत्मसात का प्रयोग एक तरफी प्रक्रिया के लिए किया जाता रहा है। समाजशास्त्रियों के चिंतन में यही प्रमुख रहा है कि किस प्रकार कोई बाहरी पहले सांस्कृतिक समूह नए प्रवेश अपने आप को समायोजित करता है, लेकिन वर्तमान समाजशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग दो तरफी प्रक्रिया के लिए होता है। अब समाजशास्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण यह है कि दो भिन्न किस्म के सांस्कृतिक समूह किस प्रकार नई परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करते हैं। यही कारण है कि आत्मसात का प्रयोग पर संस्कृति ग्रहण एकल्चरेशन के पर्यायवाची शब्द के रूप में किया जा रहा है। आत्मसात सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया है। संघर्ष से एकीकरण की ओर बढ़ने का प्रथम चरण व्यवस्थापन है और आत्मसात अंतिम चरण है। लंबे समय तक व्यवस्थापन करने पर आत्मसात का मार्ग तैयार होता है। ऑगबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार आत्मसात वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समय असमान व्यक्ति या समूह अपने स्वार्थ एवं दृष्टिकोण में समान हो जाते हैं। बोगार्ट्स ने लिखा है, आत्मसात वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों की मनोवृत्तियां एकीकृत हो जाती हैं और इसके फलस्वरूप वे संयुक्त समूह के रूप में विकसित हो जाते हैं। डॉसन एवं गेटिस के शब्दों में सांस्कृतिक रूप से समान एवं अभिन्न होना ही आत्मसात कहलाता है। बीसेंस और बीसेंस की पुस्तक है मॉडर्न सोसाइटी के अनुसार आत्मसात एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति तथा समूह समान भावनाओं, मूल्यों तथा उद्देश्यों में भाग लेते हुए एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। फीचर के अनुसार आत्मसात एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकार करते हैं और उन्हीं के अनुसार आचरण करते हैं। इस प्रकार आत्मसात संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न संस्कृतियां एक संस्कृति में संयुक्त हो जाती हैं। एक व्यक्ति या समूह द्वारा अन्य व्यक्ति या समूह में अपने अस्तित्व को विलीन कर देना ही आत्मसात कहलाता है। इसमें एक संस्कृति खोती है तो दूसरी लाभ प्राप्त करती है। हिंदू समाज में पत्नी द्वारा अपना अस्तित्व पूर्णतः पति में समाहित कर देना भी आत्मसात का उदाहरण है। अब हम जानेंगे आत्मसात की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक। आत्मसात एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया है। आत्मसात एक प्रक्रिया और अवस्था दोनों ही है। आत्मसात एक मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है।
या खुले या मुक्त समाजों में अधिक पाई जाती है। आत्मसात एक व्यक्ति एवं सामाजिक प्रक्रिया है। आत्मसात की प्रक्रिया एकीकरण को बढ़ावा देती है। आत्मसात एक संगठनकारी प्रक्रिया है। आत्मसात में सहायक कारक या दशाएं। निम्नांकित कारक आत्मसात की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देते हैं। पहला है सहिष्णुता, समीपता और सामाजिक संपर्क, समान आर्थिक अवसर, सांस्कृतिक समानता, मिश्रण, समान समस्याएं, उन्नत संचार, समान भाषा, परिवर्तन के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण, विदेशी संस्कृति के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख। और क्या है? प्राथमिक संबंधों की बहुलता, नेतृत्व करने वाले समूह का विस्तृत एवं उदार दृष्टिकोण। अब हम जानेंगे आत्मसात के प्रकार। विलियम जे गुडे ने 2 प्रकार के सात्मीकरण बताते हैं। एक है आंशिक सात्मीकरण मतलब पार्शियल एसिमिलेशन, दूसरा है पूर्ण सात्मीकरण मतलब टोटल एसिमिलेशन। विलियम मैकडूगल भी 2 प्रकार के सात्मीकरण बताते हैं। एक है घनिष्ठ सात्मीकरण और दूसरा है सामान्य सात्मीकरण। इंटीग्रेशन एकीकरण क्या होता है? आज साथ में जहाँ 2 असमान समूह एक समान हो जाते हैं, उनमें भिन्नता समाप्त हो जाती है। वही एकीकरण में भिन्न भिन्न समूह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने हुए समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। यहाँ एकीकरण का तात्पर्य समानता उन बंधनों से है जो एक समाज के सदस्यों को एक सूत्र में पिरोते हैं, अर्थात जो उन्हें एक दूसरे से संबद्ध होने की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने लिखा है, एकीकरण उन बंधनों का व्यक्त करता है जो सदस्य एक दूसरे के प्रति महसूस करते हैं। गिलिन ने लिखा है कि एकीकरण समरूपता नहीं होकर संगठन है। भारतीय समाज में सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप में विद्यमान है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी अपनी अपनी भिन्नताओं के बावजूद ये महसूस करते हैं कि वे सब एक राष्ट्र के घटक हैं, उनसे मिलकर राष्ट्र निर्मित हुआ है। प्रत्येक समाज में एकीकरण की प्रक्रिया पाई जाती है। अंतर सिर्फ मात्रा को लेकर है, किसी समाज में अधिक तो किसी में कम। ऑगबर्न एवं निकोफ 3 कारकों का उल्लेख करते हैं जिस पर एकीकरण की मात्रा निर्भर होती है। कौन कौन से? एक है समूह का आकार, साइज ऑफ द ग्रुप, दूसरा है समरूपता, होमोजिनिटी, तीसरा है भौतिक गतिशीलता, फिजिकल मोबिलिटी। ध्यातव्य हो कि पूर्ण एकीकरण किसी भी समाज में असंभव है। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया मतलब डिसएसोसिएटिव सोशल प्रोसेस। व्यक्तित्व के निर्माण और सामाजिक संगठन में सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं का योगदान यद्यपि प्रत्यक्ष और रचनात्मक होता है, लेकिन सामाजिक जीवन की पूर्णता के लिए समाज में कुछ असहयोगी प्रक्रियाओं का होना भी उतना ही आवश्यक है जितना असहयोगी प्रक्रियाएं सामाजिक प्रकृति के लिए आवश्यक है। इन्हीं की सहायता से व्यक्ति सहयोग के वास्तविक मूल्य को समझ पाते हैं। प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, प्रतिकूलता इस प्रकार की महत्वपूर्ण असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में क्या होता है? प्रतिस्पर्धा होती है, संघर्ष होता है और प्रतिकूलता होती है, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रावेंशन। आइए जानें प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन क्या होता है। प्रतिस्पर्धा एक विश्वव्यापी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है जो विरोधी व्यवहार के द्वारा व्यक्तियों को एक दूसरे के उद्देश्यों को पराजित करके अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने का प्रोत्साहन देती है। प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया में ईर्ष्या, द्वेष और कभी कभी शोषण का भाव भी निहित होने के कारण अधिकतर विद्वान पृथक्करण की प्रक्रिया आइसोलेशन प्रोसेस मान लेते हैं, लेकिन इस तथ्य को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि अनेक दशाओं में प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया ने समाज को प्रगतिशील बनाने और साधनों को अधिकाधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों में नवीन प्रेरणा का संचार किया है। प्रतिस्पर्धा तब पैदा होती है जब सीमित लक्ष्यों को अनेक लोग प्राप्त करना चाहते हैं। संघर्ष में भी यही होता है, किंतु संघर्ष में हिंसा की भावना होती है, जबकि प्रतिस्पर्धा में हिंसा नहीं होती है। प्रतिस्पर्धा के कुछ निश्चित नियम होते हैं, कुछ निश्चित कारण होते हैं। प्रतिस्पर्धा में नियम लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों को सीमित कर देते हैं। प्रतिस्पर्धा में निषेधात्मक अंतःक्रिया और सकारात्मक लक्ष्य समाहित होता है। जब नियम द्वारा नियंत्रित इन सीमित साधनों का उल्लंघन होता है तो प्रतिस्पर्धा संघर्ष में परिवर्तित हो जाती है। प्रतिस्पर्धा आधुनिक औद्योगिक समाज की महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। प्रोफेसर गिन के शब्दों में प्रतिस्पर्धा में 2 या 2 से अधिक
समूह उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं जिनमें किसी भी समूह में दूसरे समझौता करने की आशा नहीं की जाती है। बोगार्ट्स के अनुसार प्रतिस्पर्धा किसी ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए होने वाली होड़ है जिसकी मात्रा इतनी अधिक नहीं होती उसकी मांग को पूरा किया जा सके। पियर चाइल्ड ने लिखा है कि प्रतिस्पर्धा सीमित वस्तुओं के उपयोग अथवा अधिकार के लिए होने वाला संघर्ष है। गिलिन और गिलिन के अनुसार प्रतिस्पर्धा वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें प्रतिद्वंदी व्यक्ति या समूह किसी जनता के समर्थन तथा प्राथमिकता के माध्यम से लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। उस व्यक्ति या समूह को अपने हितों के समर्थन में अनुरोध करते हैं, न कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा या इसके भय का प्रयोग। बीसेंस और बीसेंस के अनुसार प्रतिस्पर्धा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समान उद्देश्य जो इतने सीमित है कि सब उसके भागीदार नहीं बन सकते को पाने के प्रयत्न को कहते हैं। सदरलैंड व अन्य के अनुसार प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों या समूह के बीच उन संतुष्टियों जिन्हें उनके सीमित होने के कारण सब प्राप्त नहीं कर सकते की प्राप्ति हेतु एक अव्यक्तिक अचेतन तथा निरंतर प्रयास है। अकोलकर ने प्रतिस्पर्धा का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के मध्य धन परिस्थिति सम्मान लोकप्रियता शक्ति और प्रभाव को दूसरे की बजाय अधिक प्राप्त करने के लिए होने वाली दौड़ है। प्रतिस्पर्धा उस समय होती है जब इच्छित वस्तु की मात्रा सीमित होती है। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के बीच किसी सीमित वस्तु अधिकार या सेवा को प्राप्त करने के लिए प्रथा या नियम के अंतर्गत किया गया प्रयत्न है। प्रतिस्पर्धा की विशेषताएं दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के बीच होती है, किसी तीसरे पक्ष का होना होता है, समानता एक अवैयक्तिक प्रक्रिया होती है और अहिंसात्मक तरीके से लक्ष्य प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता है। समानता एक अचेतन प्रक्रिया होती है, एक निरंतर प्रक्रिया होती है और एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। कार्ल मार्क्स प्रतिस्पर्धा को एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं मानते हैं। उनके अनुसार प्रतिस्पर्धा पूंजीवादी समाज की विशेषता है। मार्क्स के अनुसार समाज तीन प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं अक्सर चलती रहती हैं। बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए पूंजीपतियों के बीच प्रतिस्पर्धा, रोजगार के लिए श्रमिकों के बीच प्रतिस्पर्धा और पूंजी और श्रम के बीच प्रतिस्पर्धा। मार्क्स बताते हैं कि इसी प्रतियोगिता से क्रांतिकारी वर्ग चेतना का उदय होता है। युवा वर्ग संघर्ष के रूप में समाज में प्रकट होता है। मैक्स वेबर प्रतिस्पर्धा को दो भाग में बताते हैं। एक है नियंत्रित प्रतिस्पर्धा मतलब रेगुलेटेड कंपटीशन एवं अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा अनरेगुलेटेड कंपटीशन। यदि किसी शिक्षण संस्था में प्रचार के पद को प्राप्त करने के लिए शिक्षक के बीच प्रतिस्पर्धा होती है तो उसे नियंत्रित प्रतिस्पर्धा कही जाएगी। दूसरी तरफ समाज में अपने अस्तित्व या हैसियत के लिए लोग एक दूसरे के साथ अक्सर प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, जिसके चलते कभी कभी जातीय एवं वर्ग संघर्ष भी हो जाता है। इस प्रकार की वृहद पैमाने पर चलने वाली प्रतिस्पर्धा को अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। गिलिन और गिलिन ने प्रतिस्पर्धा को दो रूपों में उल्लेख किया। एक है व्यक्ति प्रतिस्पर्धा पर्सनल कंपटीशन, इसे चेतन प्रतिस्पर्धा भी कहते हैं। इसमें प्रतिस्पर्धा करने वाले एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से जानते एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। दो प्रतिद्वंदी प्रेमियों में किसी युवती के प्रेम को प्राप्त करने के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा। अव्यक्तिक प्रतिस्पर्धा इम्पर्सनल कंपटीशन, गिलिन व गिलिन इसे अचेतन प्रतिस्पर्धा कहते हैं। इसमें प्रतियोगी एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं हैं, वे अपने लक्ष्य एवं प्रयत्नों के प्रति ही जागरूक होते हैं, न कि अन्य प्रतियोगिता के प्रति। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं इसका उदाहरण है। प्रतिस्पर्धा के स्वरूप फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन। गिलिन और गिलिन ने प्रतिस्पर्धा के चार स्वरूप बताते हैं। एक है आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा, भूमि या परिस्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा और प्रजातीय प्रतिस्पर्धा। गिलिन और गिलिन द्वारा बताए गए प्रतिस्पर्धा के चार स्वरूपों के अतिरिक्त भारत में एक अन्य स्वरूप जातीय प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। यहाँ विभिन्न जातियाँ सामाजिक संस्तरण की प्रणाली में ऊपर उठने का प्रयत्न करती रही हैं, जिसे डॉक्टर MN श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के नाम से पुकारा है। विलियम जे गुडे प्रतिस्पर्धा के दो स्वरूप बताते हैं। एक है शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा, दूसरी है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। प्रोफेसर अमरीक सिंह प्रतिस्पर्धा के तीन स्वरूप बताते हैं। एक है सांप्रदायिक प्रतिस्पर्धा, जातीय प्रतिस्पर्धा और संबंधात्मक प्रतिस्पर्धा।
प्रतिस्पर्धा के परिणाम। गिलिन व गिलिन प्रतिस्पर्धा के निम्नलिखित परिणामों का उल्लेख करते हैं। एक है सहचारी या सहयोगात्मक परिणाम, दूसरा है असहचारी या असहयोगात्मक परिणाम, तीसरा है व्यक्तित्व संबंधी परिणाम, चौथा है सामूहिक दृढ़ता संबंधी परिणाम, प्रगति संबंधी परिणाम, सामाजिक विघटन संबंधी परिणाम। मैक्स वेबर प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछता है। संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। संघर्ष मानवीय संबंधों में सदैव विद्यमान रहने वाली एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। समान रूप से यह कहा जा सकता है कि प्रतिस्पर्धा के इसी रूप को हम संघर्ष की प्रक्रिया के रूप में संबोधित करते हैं। जब व्यक्तियों अथवा समूह के बीच समझौते की कुछ भी संभावना नहीं रह जाती, प्रतिस्पर्धा अनियंत्रित हो जाती है। हम व्यक्ति विशेष को हानि पहुंचाकर अपने हितों को पूरा करने का प्रयत्न करने लगते हैं। सांस्कृतिक भिन्नताओं को व्यक्ति अपनी बाह्य क्रियाओं में अभिव्यक्त करने लगते हैं। नियंत्रण के साधन प्रभावहीन रह जाते हैं। तब ऐसे समाज में संघर्ष की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से उत्पन्न हो जाती है। संघर्ष किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा किया गया वह अर्थपूर्ण प्रयत्न है जो शक्ति, हिंसा, प्रतिकार अथवा विरोध के द्वारा अन्य व्यक्तियों अथवा समूहों की क्रियाओं में बाधा डालता है। संघर्ष में क्रोध और घृणा की भावना ही नहीं बल्कि हिंसा, आक्रमण और क्रूरता भी सम्मिलित होती है। गिलिन और गिलिन ने कहा, संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न व्यक्ति समूह अपने विरोधियों को हिंसा की धमकी देकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। प्रोफेसर ग्रीन के अनुसार संघर्ष किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की इच्छाओं का जानबूझकर विरोध करने, रोकने अथवा उन्हें सख्ती से पूर्ण कराने से संबंधित प्रयत्न है। मैकाइवर और पेज लिखते हैं कि सामाजिक संघर्ष में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिसमें मनुष्य किसी भी उद्देश्य के लिए एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते या विवाद करते हैं। किंग्सले डेविस का कहना है कि जहां प्रतियोगिताएं का ध्यान प्रतियोगिता से हटकर प्रतियोगियों का ध्यान प्रतियोगिता से हटकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है, वहीं संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। मजूमदार विरोध या मुकाबला है। संघर्ष विरोध की भावनात्मक दृष्टिकोण किसी व्यक्ति की स्वायत्त पसंद में हिंसात्मक हस्तक्षेप निहित हो। इस प्रकार अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग या हिंसा की धमकी द्वारा दूसरे की इच्छाओं को दबाना और उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के मार्ग में बाधा उपस्थित करना ही संघर्ष है। अब हम जानेंगे संघर्ष की विशेषताएं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों का होना, एक दूसरे के हितों की हिंसा की धमकी, आक्रमण, विरोध या उत्पीड़न के माध्यम से चोट पहुंचाना या कोशिश करना एक चेतन प्रक्रिया होती है, एक व्यक्तिक प्रक्रिया होती है, एक अनिरंतर प्रक्रिया मतलब इंटरमीडिएट प्रोसेस है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण कथन देखिए, पार्क व बर्गेस ने कहा, प्रतिस्पर्धा निरंतर एक अवैयक्तिक प्रक्रिया है, संघर्ष निरंतर और व्यक्तिक प्रक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किम्बाल यंग ने कहा, युद्ध मनुष्य के मानवीय संघर्ष का सबसे अधिक हिंसात्मक स्वरूप है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेस्ली ने सहयोग, संघर्ष, विच्छिन्नता की बात कही है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रीन ने कहा, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संघर्ष के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। गिलिन व गिलिन ने संघर्ष के 5 स्वरूप बताए। एक है व्यक्तिगत संघर्ष, दूसरा है प्रजातीय संघर्ष, वर्ग संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। मैकाइवर और पेज ने संघर्ष के 2 प्रकार बताए हैं, प्रत्यक्ष संघर्ष, अप्रत्यक्ष संघर्ष। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में क्या आता है, शीत युद्ध मतलब कोल्ड वॉर। किंग्सले डेविस भी संघर्ष के 2 स्वरूपों का उल्लेख करते हैं। आंशिक संघर्ष मतलब पार्शियल कॉन्फ्लिक्ट, जब दो पक्षों में उद्देश्य के संबंध में तो समझौता हो जाए परंतु उन उद्देश्यों की प्राप्ति के साधनों को लेकर समझौता नहीं हो और विवाद प्रारंभ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पाया जाने वाला विरोध आंशिक संघर्ष के अंतर्गत आएगा। टोटल पूर्ण संघर्ष, टोटल कॉन्फ्लिक्ट, जब दो पक्षों में ना तो उद्देश्यों के संबंध में ना ही उन्हें प्राप्त करने के साधनों के संबंध में कोई समझौता या मतैक हो, तो ऐसी स्थिति में शारीरिक शक्ति या बल के प्रयोग ही हितों के अंतर को दूर करने या अपने लक्ष्य की प्राप्ति का साधन बन जाता है। यह स्थिति पूर्ण संघर्ष की स्थिति मानी जाएगी। जॉर्ज सिम्बल ने संघर्ष के 4 रूपों का उल्लेख किया। एक है युद्ध मतलब वॉर, कलेब, फ्रॉड, मुकदमेबाजी, लिटिगेशन और अवैयक्तिक आदर्शों का संघर्ष।
देन है संघर्ष के कारण, कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। माल्थस के अनुसार जीवन के साधनों की कमी संघर्ष का कारण है। डार्विन के अनुसार जीवन के लिए संघर्ष तथा बलशाली जीव का सिद्धांत संघर्ष के प्रमुख कारण है। फ्रायड का कहना है कि मनुष्य में जन्मजात हिंसा की प्रवृत्ति संघर्ष का मुख्य कारण है। कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्पादन प्रणाली पर नियंत्रण के लिए संघर्ष होता है। मार्क्स के ही शब्दों में आर्थिक असमानता संघर्ष का प्रमुख कारण है। गिलिन व गिलिन संघर्ष के 4 कारण बताते हैं। एक है व्यक्तिगत विभेद, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सांस्कृतिक विभेद, कल्चरल डिफरेंसेस, हितों का टकराव, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, और सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। गिलिन और गिलिन ने कहा संघर्ष के 4 परिणामों का उल्लेख करते हैं। एक है एकता को चुनौती, दूसरा है व्यक्तित्व का प्रभाव, तीसरा धन जन की हानि, और चौथा है सामूहिकता एकता में दृढ़ता। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जो ऊपर दिया हुआ है इससे भी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन है प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर बताना है हमें। उम्मीद करती हूँ विजुअल होगा। प्रतिस्पर्धा क्या होती है? ये एक अचेतन प्रक्रिया होती है और संघर्ष चेतन प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा अधिकतर ये एक अवैयक्तिक प्रक्रिया है और संघर्ष क्या है? व्यक्तिक प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा निरंतर चलती रहती है और संघर्ष क्या है? रुक रुक कर और अनिरंतर प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा में अहिंसात्मक उपायों का सहारा लिया जाता है और संघर्ष में क्या होता है? हिंसात्मक तरीके अपनाए जाते हैं। प्रतिस्पर्धा कुछ नियमों के अनुसार चलती है और संघर्ष में किसी प्रकार के नियम नहीं चलते हैं। प्रतिस्पर्धा में ध्यान लक्ष्य केंद्रित होता है और संघर्ष में विरोधी को हानि पहुंचाने या उसे नष्ट करने पर जोर दिया जाता है। प्रतिस्पर्धा में एक तीसरा पक्ष होता है, संघर्ष में 2 पक्ष होते हैं। प्रतिस्पर्धा से अक्सर सभी को लाभ होता है और संघर्ष से क्या होती है? दोनों पक्षों को हानि होती है। प्रतिस्पर्धा श्रम के महत्व पर आधारित है और जो संघर्ष होता है वो श्रम को हतोत्साहित करता है। प्रतिस्पर्धा प्रक्रियात्मक और वांछनीय होती है और क्या है? संघर्ष अप्रक्रियात्मक और अवांछनीय होता है। प्रतिकूलता क्या होती है? कंट्रावेंशन जान लेते हैं। प्रतिकूलता एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को विरोधपूर्ण स्थिति, कॉन्ट्रडिक्शन के नाम से संबोधित किया जाता है। वास्तव में प्रतिकूलता की स्थिति ना तो प्रतिस्पर्धा के समान है और ना ही संघर्ष के समान, बल्कि इसे इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच की स्थिति कहा जा सकता है। प्रतिस्पर्धा अथवा संघर्ष के समान प्रतिकूलता में हम उन्हीं प्रयत्नों के द्वारा विरोध का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि या तो केवल एक मानसिक स्थिति है जो व्यक्ति के मस्तिष्क को दुविधा में डाल देती है। प्रतिकूलता में व्यक्ति बाह्य रूप से निष्क्रिय रहता है। यद्यपि मानसिक रूप से उसमें अनेक प्रकार के तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। इसके विपरीत प्रतिस्पर्धा और संघर्ष व्यक्ति आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के अत्यधिक सक्रिय बना रहता है। समान रूप से कहा जा सकता है कि प्रतिकूलता व असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके विरोधपूर्ण पर्यावरण में दुविधा की स्थिति में डालकर उसमें अनेक मानसिक तनाव उत्पन्न कर देती है। प्रतिकूलता एक मानसिक अवस्था है। प्रतिकूलता को अप्रत्यक्ष संघर्ष कहा जा सकता है। वॉनविच व बेकर ने प्रतिकूलता को समझाते हुए इसकी 5 उप क्रियाओं का उल्लेख किया। एक है प्रतिकूलता की समान प्रक्रिया। इसके अंतर्गत बाधा पहुंचाना, विरोध करना, रोड़े अटकाना, उपालम देना, दूसरे की योजनाओं को भंग करना आदि आते हैं। सरल प्रतिकूल प्रक्रिया इसके अंतर्गत सार्वजनिक रूप से किसी कथन का प्रतिवाद करना, चारित्रिक दोषारोपण करना, दोषी ठहराना, अवज्ञा करना आदि क्रियाएं आती हैं। गहन प्रतिकूल क्रियाएं इसके अंतर्गत कलई खोलना, दुर्भावना से आलोचना करना, किसी विघटनकारी कार्य के लिए भड़काना आदि क्रियाएं आती हैं। और गुप्त प्रतिकूलता क्या होती है? इसके अंतर्गत गुप्त रूप से विरोधी व्यक्ति अथवा दल के कार्यों को निष्क्रिय बनाना आदि क्रियाएं आती हैं। धूर्ततापूर्ण प्रतिकूलता इसके अंतर्गत षड्यंत्र, धूर्तता, चालाकी, बदमाशी के माध्यम से दूसरे दल या व्यक्ति की योजना को निष्क्रिय करने की क्रियाएं आती है, जैसे गुमनाम चिट्ठियां या झूठे तार। दिलवाना, चिट्ठियां उड़ा देना इत्यादि कार्य इसी के अंतर्गत आते हैं। विरोध, ऑपोजिशन, विरोध को भी असहयोगी प्रक्रिया माना जाता है। गुडे कहते हैं कि समानता मौखिक असहमति अथवा व्यवहारिक असहयोग का अर्थ होता है विरोध। विरोध के मुख्यतः 4 स्वरूप देखने को मिलते हैं। एक है भाषा द्वारा, भंगिमा द्वारा, असहयोग द्वारा और प्रबल विरोध द्वारा। गुडे ने 4 प्रकार के
विरोध बताएं। एक है मौखिक विरोध, लिखित विरोध और प्रत्यक्ष विरोध और अप्रत्यक्ष विरोध। विद्रोह, लास्ट टॉपिक है विद्रोह मतलब रिबेलियन। विद्रोह को भी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की श्रेणी में रखा जाता है। एम.एस.ए. राव के शब्दों में विद्रोह उस सामाजिक प्रक्रिया को दर्शाता है जो समाज के प्रति विप्लव, विरोध और घृणा, अरुचि, आघात पहुंचाने का प्रतीक है तथा जिसमें आक्रामकता निहित होती है। पुष्पेंद्र खुराना विद्रोह के दो प्रकार बताते हैं, एक है व्यक्तिगत विद्रोह और दूसरा है सामूहिक विद्रोह। हैविलोक विद्रोह के तीन स्वरूप बताते हैं, कौन कौन से? पारिवारिक विद्रोह, राजनीतिक विद्रोह और सैनिक विद्रोह। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको इससे संबंधित कोई क्वेरी हो या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।